हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में स्वागत करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरियाणा इकोनॉमी कवर करवाऊंगी और हरियाणा इकोनॉमी के आज हम टॉपिक करेंगे। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। हरियाणा इकोनॉमी में हमें दिया हुआ है हरियाणा की इकोनॉमी से संबंधित उसकी नेचर, करैक्टरिस्टिक, प्रॉब्लम और कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेट ऑफ हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब शुरू से अभी तक हरियाणा इकोनॉमी का क्या स्टेटस रहा है इनकम के मामले में, पॉपुलेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन एंड डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो। फिर हरियाणा एग्रीकल्चर की जो यूनिट दी हुई है उससे संबंधित, मतलब जो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी हरियाणा की कैसी है, मेजर ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर नाबार्ड से रिलेटेड है। फिर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन हरियाणा, मीनिंग, रोल, परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेज। और सबसे नीचे दिया हुआ है सेज ग्रोथ ऑफ एमएनसीज इन हरियाणा, रोल ऑफ HSIDC, HFC, हैफेड और HKVIP और हरियाणा बजट, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो संगठन दिए हुए हैं इनमें से मैंने कुछ तो आपको करवा दिया है। हैफेड के बारे में करवा दिया है, HKVIP के बारे, VIB के बारे में करवा दिया है और हरियाणा बजट भी करवाया है। कुछ हाफ पार्ट करवा दिया है, हाफ पार्ट बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी बची हुई है इसकी और HSIDC और बचा हुआ है हमारा HFC। ये दो मेन चीज़ें बची हुई हैं, इनको भी मैं कवर करवाऊंगी। इसमें से ये यूनिट हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है, एक या दो टॉपिक बचते हैं। अब मैं आपको आज फर्स्ट यूनिट करवाऊंगी जिसमें हम यहाँ तक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन तक। डिक्लाइनिंग सेल्स रेशो कल कवर करेंगे, तो अगर हो सके तो मैं यहाँ तक आपको कवर करवाऊंगी, अगर वीडियो लंबी ना हो तो चलिए देरी न करते हुए करते हैं आज हरियाणा इकोनॉमी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले तो हमें इकोनॉमी के जो फादर हैं उनके बारे में पता होना। एडम स्मिथ हैं जो कि इकोनॉमी के फादर हैं, एक ब्रिटिश नीतिवेता हैं ये और दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और इन्हें अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। ये बात आपको सभी को पता होगी। और अर्थशास्त्र में हम क्या होता है, मेनली अर्थशास्त्र या जो इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं क्या होती है, वह होती है एक अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और व्यापार के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की खपत का एक क्षेत्र है। इसमें हम प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फिर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें तो शामिल करते हैं, लेकिन इसमें गुड और सर्विस की जो भी हमारी खपत होती है उनको भी शामिल करते हैं। और सामान्य तौर पर यह एक क्या है, सामाजिक डोमेन है के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दुर्लभ संसाधनों के उत्पादन, उपयोग, जो भी हमारे पास दुर्लभ संसाधन हैं उनके उत्पादन, उपयोग और प्रबंधन से जुड़ी प्रवचों और भौतिक अभिव्यक्तियों पर जोर देता है। तो ये सिर्फ इकोनॉमी में हम सिर्फ ये चीज़ें नहीं, उत्पादन, वितरण और व्यापार ही सम्मिलित नहीं करते, हम इसमें जो हमारे संसाधन हैं उनके जो प्रोडक्शन है उनका कैसे हमें यूटिलाइजेशन करना है, इन सब चीज़ों को भी इकोनॉमी में शामिल किया जाता है। और मेनली इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है आर्थिक गतिविधियां तो आती हैं और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली, ये सब क्या आते हैं, ये सब क्षेत्र इसमें लगभग आते हैं मेनली। वैसे इसमें 3 क्षेत्र आते हैं हमें पता है। सबसे पहला जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, तीसरा जिसको टेरिटरी या तृतीय क्षेत्र बोला जाता है। इसमें 3 तरह के क्षेत्र आते हैं जिसमें पहले में कृषि होता है, दूसरे में उद्योग, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में हमारी सेवाएं होती हैं। और कृषि में हम सिर्फ कृषि को शामिल नहीं करते हैं, कृषि में हम इसके साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब चीज़ें भी शामिल करते हैं। और उद्योग में हम बहुत सी चीज़ें शामिल करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं। और सेवाओं में भी हम बहुत सारी सेवाएं शामिल करते हैं, होटल है, बीमा है, ये सब संचार है, ये सब सेवाएं में शामिल। तो मेनली 3 सेक्टर हैं इसमें अर्थव्यवस्था में, तो इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे पूरी को। सबसे पहले
हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको बता दिया कि इसके फादर क्या हैं, एडम स्मिथ हैं। और किसी समाज व देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड खपत और कंजप्शन की प्रणाली को संदर्भित करती है। ये मैंने आपको ऊपर बताया। किसी भी समाज व देश के भीतर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, मतलब उसकी खपत कैसे हो रही है, की प्रणाली को क्या करती है, अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है। इसके अंदर ये सब चीज़ें आती है। इसमें शामिल क्या क्या किया जाता है, इसमें वस्तु सेवाओं के उत्पादन को तो शामिल किया ही जाता है कि प्रोडक्शन तो शामिल होगा ही। इसके साथ साथ इसमें आर्थिक एजेंटों जैसे कि व्यक्तियों, फर्मों, सरकारों के बीच जो भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनका जो आवंटन है वो कैसे होता है। श्रम संसाधन है, जैसे श्रम संसाधन में आता है मजदूर, श्रमिक, कारीगर, पूंजी और प्राकृतिक संसाधन। इन सब साधनों का उनके साथ आवंटन कैसे हो रहा है आदि, ये सब शामिल किए जाते हैं। अब इकोनॉमी पर जो हमारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था होती है उसके ऊपर कुछ चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है। और मेनली जो चीज़ें प्रभाव डालती हैं वो होती हैं, एक तो गवर्नमेंट की नीतियाँ। अगर गवर्नमेंट अच्छी नीति बनाएगी तो किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी होगी वो ग्रोथ करेगी। अगर सरकार अच्छी नीति नहीं बनाएगी तो क्या होगी, वो डाउन में चली जाएगी। तो तकनीकी नवसंचार, अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अगर नहीं है तो किसी भी इकोनॉमी में तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसमें जो डिक्रीज है वो देखने को मिलेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड भी इसमें बहुत प्रभाव डालते हैं किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। किसी भी समाज की जो प्रथाएं हैं, सामाजिक नॉर्म्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब हम पढ़ते हैं हरियाणा इकोनॉमी। हमारा मेन टॉपिक क्या है, हरियाणा इकोनॉमी। और हरियाणा इकोनॉमी में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वे टॉपिक के हिसाब से करेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन दी हुई हैं। और सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे, ज़्यादा कुछ कवर नहीं करेंगे इसमें। सिलेबस के हिसाब से करेंगे तो भी हमारे 2-3 पार्ट बन जाएंगे जिससे कि हम पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक करवाऊँगी जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उससे आई होप इससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा फिर भी। तो चलिए देखते हैं, पहले हम हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा इकोनॉमी, हमें पता है कि हरियाणा के जो लोग हैं मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, हरियाणा के लोग मेनली हमारे कृषि के ऊपर डिपेंड हैं। तो गठन के समय सबसे ज़्यादा जो हमारा विकास हुआ है वो कृषि के क्षेत्र में हुआ था। तो हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था गठन के समय कृषि पर आधारित थी। मेनली किस पे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। तो उसी के कृषि से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है मेनली, तो गठन के समय जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। मैंने आपको बताया किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम प्राथमिक सेक्टर, जो कि कृषि पर आधारित होता है। दूसरा होता है औद्योगिक सेक्टर, जिसको बोलते हैं हम औद्योगिक क्षेत्र, जिसे जो कि द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जिसमें उद्योग आते हैं, विनिर्माण का जो भी कंस्ट्रक्शन के जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। सेवा क्षेत्र में जो सेवाएं होती हैं वे आती हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले होता है, इसमें लिखा हुआ भी है मैंने, कृषि, जिसमें प्रोडक्शन आता है, उद्योग, और इसमें प्रोडक्शन के साथ साथ मतलब किसी भी चीज़ों का उत्पादन पहले सेक्टर में आता है, कृषि में आता है। इसमें चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। उद्योग जिसमें भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है सेवा क्षेत्र, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसमें हमें सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे बैंकिंग है, होटल है, हेल्थ है, ये सब क्या है, सर्विस है। तो आपको मेनली ये चीज़ें समझनी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 जो मेन चीज़ें, 3 सेक्टर होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। जिसको कृषि को हम प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं प्राथमिक सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है जिसको उद्योग बोलते हैं या फिर द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, इसमें चीज़ों को बनाया जाता है, प्रोडक्ट मेकिंग। और सेवा क्षेत्र में सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। तो अब मैं यहाँ से एक फैक्ट आपको याद रखना, हरियाणा की इकोनॉमी गठन के समय कौन से क्षेत्र पर आधारित थी, कृषि के क्षेत्र पर आधारित थी या प्राथमिक सेक्टर पर आधारित थी। अब कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं ये भी आपको याद रखनी है। हरियाणा में केंद्रीय पुल यानी
शेष खाद्यान्न की राष्ट्रीय भंडार प्रणाली में महत्वपूर्ण मात्रा में गेहूं और चावल का योगदान देता है। तो हमें पता है कृषि के क्षेत्र में हरियाणा में सबसे जो मेन जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो की जाती हैं गेहूं और चावल। तो हरियाणा जो हमारे जो भारत की है उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का योगदान देता है। तो गठन के पश्चात औद्योगिक विकास में भी तेजी आई है। गठन के बाद जब गठन हुआ तब तो हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो किस पर, कृषि पर आधारित थी। तो उसके बाद के इसमें औद्योगिक क्षेत्र में तेजी आई और प्रमुख उद्योग कौन कौन से हरियाणा में, ऑटोमोटिव है, आईटी है, कृषि है, पेट्रोकेमिकल है, ऑटो कंपनियां, ऑटो कंपोनेंट्स निर्माता, ये सब जो उद्योग हैं ये हरियाणा में मेन हैं। और जब से ज़्यादा हमें पता है औद्योगिक नगरी हरियाणा की कौन सी है, फरीदाबाद है। और ऑटो कंपोनेंट निर्माता और ऑटो का एक पूरा हब है जिसे, जो कि सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हमें पता है हिसार में है। तो राज्य देश का सबसे बड़ा क्या है, ऑटो हब है, ऑटोमोबाइल हब है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मेन जो हमारे उद्योग हैं वो हैं ऑटोमोटिव, आईआईटी, कृषि, पेट्रोकेमिकल और ऑटो कंपनियां, ऑटो कंपोनेंट निर्माता। और सबसे बड़ा ऑटो हब हमारा हरियाणा ही है। राज्य देश का सबसे बड़ा क्या है, ऑटोमोबाइल हब है। अब हरियाणा की अर्थव्यवस्था की दूसरी जो मेन थी हमारे सिलेबस में, हरियाणा की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं जिसे हम नेचर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम विशेषताएं पढ़ते हैं, फिर उसे समस्याएं देखेंगे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जो विशेषता यही है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी यह है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय है हरियाणा की। अन्य जो हमारा भारत देश है उसमें अन्य स्टेट की तुलना में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। हम वैसे हमसे आगे 3 या 4 स्टेट हैं, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 6 नंबर पे आती है, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है इंडिया में ऊँची आएगी क्योंकि 6 नंबर भी कोई कम नहीं है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति है, हमारा जो वातावरण है हमारा हरियाणा का अनुकूल भौगोलिक स्थिति में आएगा कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो हमारे उद्योगों के लिए क्या है, अनुकूल है। यहाँ पे अच्छे से उद्योग धंधे पनप सकते हैं या उनको लगाया जा सकता है। ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं, इसलिए क्या है, ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे क्षेत्रीय असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है, कुछ क्षेत्रों में कम होती हैं, किसी क्षेत्र में मतलब गर्मी ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है, कहीं पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हुआ है। जैसे एनसीआर में डेवलपमेंट ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में जींद एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट कम हुआ है। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय असमानताएं भी हरियाणा में देखने को मिलती है, ये भी एक विशेषता है हरियाणा की इकोनॉमी की। पिछड़ा सामाजिक रिवाज, हमारे जो हरियाणा में है सबसे एक मेन बात यही है कि यहाँ के जो रीति रिवाज है वो पिछड़े हुए हैं। इसी वजह से ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है हरियाणा इकोनॉमी की। पिछड़ा सामाजिक रिवाज में जैसे कि हमारे अभी तक घूंघट प्रथा चली हुई है, कहीं पे भी जाओगे आप गांव में क्या औरतें घूंघट में दिखाई मिलेंगी। तो ये क्या है, एक पिछड़ा सामाजिक रिवाज है जो कि हमारी इकोनॉमी की एक क्या है, विशेषता है। कठोर कास्ट सिस्टम है, कठोर कास्ट सिस्टम मतलब हमारे में जो रिजिड है सिस्टम है वो कठोर कास्ट सिस्टम है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कास्ट सिस्टम को मानते हैं, जैसे कि कोई उच्च कास्ट का है तो नीचे वाले कास्ट को क्या मानता है, थोड़ा तुच्छ मानता है। यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है बड़ा ही रिजिड है, इसलिए कठोर कास्ट सिस्टम के कारण भी हमारी इकोनॉमी में भी क्या है, चेंज आता है। ये भी एक मुद्दा होता है कि कठोर कास्ट सिस्टम भी इकोनॉमी के लिए ये भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो इसलिए यह भी एक क्या है, विशेषता है हरियाणा की इकोनॉमी की। अब कुछ प्रॉब्लम भी है हरियाणा इकोनॉमी की। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि कृषि व्यवसाय पर अत्यधिक निर्भरता है। क्या है, कृषि व्यवसाय पर अत्यधिक निर्भरता है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा जो हरियाणा है वो कृषि व्यवसाय से छोड़कर औद्योगिक और जो सेवा सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है उसकी तरफ भी ध्यान दे रहा है। तो कृषि व्यवसाय पर अत्यधिक निर्भरता, क्षेत्रीय असमानताएं, ये मैंने आपको बता दी। कमज़ोर बुनियादी ढांचा है, जो हरियाणा का कमज़ोर बुनियादी ढांचा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का कमज़ोर बुनियादी ढांचा है। कमज़ोर बुनियादी ढांचा कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है वो कम है।
अच्छा नहीं है। हरियाणा का जो एजुकेशन लेवल अगर गांव में देखा जाए तो आज भी जो गांव के स्कूल हैं वे भी उनका जो एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है। खराब लिंगानुपात है। हमें पता है 2011 की सेंसेशन के अनुसार जो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था भारत में, तो इसलिए खराब लिंगानुपात ये भी एक समस्या है। कमज़ोर शासन है। यहाँ पे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वे अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते। यहाँ का जो शासन है वो कमज़ोर है। भ्रष्टाचार घोटाला है, इसी वजह से जो शासन है वो कमज़ोर है। यहाँ पे धन का रिसाव का मतलब है यहाँ पे रिश्वत वगैरह ये सब चलता है, जिससे कि शासन भी कमज़ोर होता है। और भ्रष्टाचार घोटाले से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। हरियाणा में सबसे प्राकृतिक संसाधनों की भी कमी है। वैसे हमारे हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतने प्राकृतिक संसाधन नहीं है जितने कि भारत में अदर स्टेट में है। कमज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, शिक्षा का जो निम्न स्तर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं वो कमज़ोर हैं, जैसे कि हमारे स्कूल हैं, हेल्थ है, हॉस्पिटल हैं, वो क्या हैं, वो कम अच्छे से वर्क नहीं करते जितने कि प्राइवेट सेक्टर की कर रही हैं। इसलिए ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। शिक्षा का निम्न स्तर है, ये मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन का जो लो लेवल है वो लो है हरियाणा में। ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम है हरियाणा की इकोनॉमी की। ये आपको याद रखनी, मैंने प्रॉब्लम करवा दी हैं और करवा दी हैं विशेषताएँ करवा दी हैं। अब पढ़ते हैं हम, अगर वैसे देखा जाए तो हरियाणा है वो भौगोलिक रूप से देश के 1.3 क्षेत्र को कवर करता है। हमें पता है कि जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वो कितने भौगोलिक क्षेत्र को 1.3 क्षेत्र को कवर करता है, जबकि अगर हमें नेशनल जीडीपी में अगर योगदान देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा है। हरियाणा का 3.9% है। कितना है, 3.9% है। ये 2011 21-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार ये हमारा जो क्या है ये डाटा है 3.9 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में हरियाणा का जो योगदान है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। भौगोलिक क्षेत्र में जो योगदान है हरियाणा का हमें पता है 1.3 है, लेकिन अगर पूछा जाए कि त्वरित अनुमानों पर जो जीडीपी में कितना है हरियाणा का योगदान, वो रहेगा 3.9। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हरियाणा का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंज आए हैं, पहले क्या था अब क्या था। तो राज्य की अर्थव्यवस्था का जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो कैसे होता गया है। फर्स्ट स्टेज में 3 स्टेज में हुआ है जो ये डेवलपमेंट है, संरचनात्मक परिवर्तन। सबसे पहला स्टेज रहेगा 1969 से 70 तक। गठन के समय क्या था, कृषि आधारित था। मैंने बताया कि गठन के समय क्या था, हरियाणा का जो वो क्या था, एक कृषि आधारित इकोनॉमी थी हरियाणा की। तो उसके बाद चौथी योजना के पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में, चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू, 69 से 70 में सभी क्षेत्रों का इकोनॉमी में योगदान हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समय फर्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में 1969 से 70 में किस किस का कितना योगदान था। तो सभी क्षेत्रों का इकोनॉमी में योगदान था। एट कंस्टेंट प्राइस पर हम देखें तो कृषि और संबंधक क्षेत्र का था सबसे ज़्यादा, हमने बताया 69-70 में सबसे ज़्यादा था 60.7%। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। तो ये है। और पशुपालन और वानिकी और मछली ये सब क्या किस में आते हैं, फर्स्ट सेक्टर में आते हैं। कृषि में मैंने बताया आपको। उद्योग क्षेत्र का जो योगदान था उस टाइम पे था 17.6% और सर्विस सेक्टर का था 21.7%। तो सबसे पहले जब भी हमारे जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई, या हम गठन के समय भी लगा सकते हैं इसमें, तो गठन के समय तो जो था कि कृषि का जो योगदान था वो था 1969-70 की ये बात है, जब चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय क्या ये डाटा हुआ। इससे पहले कोई डाटा नहीं था। उससे पहले हमें पता है सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, कृषि का ही था। हमारे जो उसमें हरियाणा में इतने उद्योग धंधे नहीं थे। उसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें कुछ सभी क्षेत्रों का योगदान होने लगा। तो सबसे ज़्यादा योगदान वैसे तो कृषि का ही था 60.7%। फिर उद्योग क्षेत्र का कम था सबसे 17.6% और सर्विस सेक्टर का था 21.7%। तो ये जो योगदान थे ये थे हमारे गठन के समय लगा लो या सब फर्स्ट टाइम पे लगा लो, तो ये थे हमारी, ये आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्योग जो क्षेत्र है उसका योगदान कितना था गठन के समय हरियाणा, तो 17.6 सबसे कम था। फिर सेकंड चेंज आया हरियाणा की इकोनॉमी में आया था 1969-70 से 2006-07 तक। जो चेंज हुआ वो माना जाता है सेकंड चेंज। उस टाइम पे जो चेंज हुआ वो उद्योग व सेवा क्षेत्र में हुआ। उद्योग व सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, उच्च औसत वृद्धि दर्ज की गई। और यहाँ पे जो लगभग कितने 37 वर्षों के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 क्षेत्रों में योगदान, जिसे हम बोलते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हरियाणा का जो जीडीपी है वो जिसको बोलते हैं हम ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में
क्या क्या रहे था उस टाइम पे 2006-07 में। कृषि और संबंधित क्षेत्र में था 21.3% योगदान था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि और संबंधित क्षेत्र का। 2006-07 में उद्योग क्षेत्र का था 32.1% और 2006-07 में सेवा क्षेत्र का था 46.6%। इस तरह से योगदान था। ये सेकंड स्टेज है, आपको याद रखना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बीच के ये डाटा हैं। तो 2006-07 में कृषि क्षेत्र का कम हो गया 21.3%, उद्योग क्षेत्र का बढ़ गया 32.1% और सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हो गया 46.6%। आपको याद रखना है। तो कृषि का सबसे कम हो गया और उद्योग का भी बढ़ गया और सेवा का भी बढ़ गया। उद्योग का 17 पॉइंट सबसे कम था, अब हो गया सेकंड नंबर पे 32 पॉइंट। लेकिन सर्विस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा हमारे इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम जो भी डाटा मिला उसमें सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा उभर के आया 40.6%। अब जो थर्ड स्टेज है वो मानी जाती है 11वीं पंचवर्षीय योजना से अभी तक का जो समय है उसमें। तो सबसे ज़्यादा किस में, अब जो के ताज़ा अब फिलहाल का जो ताज़ा जो सर्वे हुआ है या फिर बजट आया है उसमें जो सबसे आंकड़े मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो रहेगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अवधि के दौरान इसके बाद अन्य दो क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन की गति इस तरह से जारी है। तो पहले मैंने बताया कृषि क्षेत्र में था गठन के समय या चौथी पंचवर्षीय योजना के समय 1969 से 70 जो भी डाटा मिला था हमें। उसके बाद जब 2006-07 में जो डाटा हुआ 10वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में उसमें उद्योग क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और तीसवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे कम रहेगा कृषि का और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर ही रहेगा। पहले 46 था, अब और बढ़ जाएगा सर्विस सेक्टर, अब हो गया 49.4% और एग्रीकल्चर रह जाएगा उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारा जो गठन के समय क्या था हमारा जो सर्विस सेक्टर था औद्योगिक सेक्टर था 17.4%। तो अब जो कृषि का जो योगदान इतना रह जाएगा और इंडस्ट्री सेक्टर होगा 33.2%। ये सभी जो मैंने बताया आपको ये याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर पूछा जाएगा। ये जो डाटा दिया हुआ है सेक्टर वाइज कंपैरिजन ऑफ स्टेट इकोनॉमी एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइज इन 2022-23 में है कांस्टेंट प्राइस पे ये डाटा दिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सर्विस सेक्टर में 49.4%, इंडस्ट्री सेक्टर में 33.2% और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अब का योगदान है 22-23 में है 17.4%। अब पढ़ते हैं हम हरियाणा की जो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है वो कौन कौन से ऐसी जो बातें हैं या इंडिकेटर हैं जो हरियाणा की इकोनॉमी का डेवलपमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि इकोनॉमी अच्छी तभी होगी जब हमारे हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। तो इसमें जो इंडिकेटर हैं वो रहेंगे, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो हरियाणा की इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए, शिक्षा की बेहतर सुविधा होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। तभी हमें लगेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हरियाणा का जो स्टेटस है वो क्या रहेगा इनकम के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, न्यूट्रिशन और डिक्लाइनिंग सेंस रेशो के मामले में। अब ये हमारा जो टॉपिक है ये रह गया है, अब इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे एग्रीकल्चर पर। तो आय के मामले में हरियाणा का क्या रोल रहा, तो राज्य की आय जिसको हम बोलते हैं राज्य घरेलू उत्पाद, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए SDP क्या होता है, राज्य जिसको बोलते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य घरेलू उत्पाद को एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में स्टेट लगा लो उसकी सीमाओं के भीतर वस्तुओं सेवाओं की मात्रा के मौद्रिक संदर्भ में एक माप के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनको एक हम माप में माप लेते हैं जिसको हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, SDP कहते हैं। और ये किसी एक निश्चित अवधि के दौरान होता है, जैसे कि किसी भी 1 ईयर का लगा लो, किसी भी 2 ईयर का लगा लो। अगर हमें इकोनॉमी डेवलपमेंट याद करना है, किसी 10 ईयर का लगाना है तो 10 ईयर में कितनी सेवाएं या वस्तुएं उत्पादित की गई, उनकी मात्रा के जो मौद्रिक मूल्य है उनको लेंगे। इस तरह एक निश्चित अवधि के दौरान की जो बात होती है, सीमाओं के भीतर उत्पादित सेवाएं वस्तुओं की मात्रा को लेते हैं।
इसमें राज्य के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें जिस भी स्टेट की हमें एसडीपी निकालनी है तो उसी स्टेट के भीतर की क्या उत्पादित वस्तुएं सेवाओं को शामिल किया जाता है। जैसे हमने हरियाणा की निकालनी है तो हरियाणा में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना सर्विस सेक्टर मतलब सेवाओं, इन सबको शामिल किया जाएगा। अगर इंडिया की लेंगे तो पूरे इंडिया की शामिल करेंगे। नेक्स्ट है CFC। हमने पढ़ा SDP। SDP होता है राज्य घरेलू उत्पाद, जो मैंने बताया कि किसी भी विशेष क्षेत्र में उत्पादित वस्तु है सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, SDP कहते हैं। अब CFC क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल क्या होती है, कैपिटल एसेट ऐसी संपत्ति जिसमें हम उत्पादन करने के लिए किसी संपत्ति में लंबे समय के लिए पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा लेते हैं हम। जैसे किसी भी उद्योग में हमें कोई भी मशीनरी लगा दी, कि कोई भी उद्योग है उसमें हमें एक मशीनरी ले आए, वो जो मशीनरी होगी वो बहुत से लंबे समय तक कार्य करेगी, लगा लेते हैं हम, वो 10 साल काम करेगी और 1 लाख की मशीनरी है, तो ये 10 लाख 1 लाख की जो पूंजी है वो क्या होगी, कैपिटल एसेट्स होगी हमारी, ये धीरे धीरे खर्च होगी और इसकी जो अमाउंट है वो हम धीरे धीरे कुछ लेस करते चलते हैं हर साल, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में। जैसे हमने 1 लाख की मशीनरी ली थी, अगर उसको हम 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख की, तो अगर हम 10 ईयर से डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपये लगा लेते हैं। 10,000 रुपये क्या हो जाएंगे, 10,000 रुपये 10,000 रुपये अगर हम सालाना उसमें से लेस करेंगे तो वो हमारा होगा CFC होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो इसी तरह से ये दिया हुआ है, ये होता है CFC। जैसे संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, इन निश्चित संपत्तियों का एक निश्चित हिस्सा उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, जिसे निश्चित पूंजी खपत या मूल्यह्रास के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम ये जो फिक्स्ड कैपिटल लगाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, अगर उसमें से हमें इसका जो भी हर साल मूल्यह्रास हो रहा है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, तो NSDP आ जाएगा। अगर SDP में से हम हटा दें CFC, अब जो हरियाणा स्टेट में कुल कितनी भी सेवाएं या वस्तुओं का उत्पादन हुआ वो होता है हमें SDP। और अगर उसमें से हमें जो फिक्स्ड कैपिटल है, पूंजी लगा रखी है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन वगैरह जितना भी उस पर मतलब सालाना में उसकी खपत होगी उसको घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारा NSDP आ जाएगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। और राज्य घरेलू उत्पाद का जो क्या होता है, राज्य घरेलू उत्पाद में हम क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करते हैं, मैंने आपको बताया कि उसमें हम उत्पादित सेवाएं व वस्तुओं को शामिल करते हैं। उस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें, जैसे कृषि आती है, वानिकी आती है, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन, ये सब चीज़ें, ये चारों जो चीज़ें हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, जिसे हम बोलते हैं कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। अब माध्यमिक क्षेत्र जिसे सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है, इसमें प्रोड्यूस किया जाता है चीज़ें, इसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट मेकिंग की जो चीज़ें होती हैं वो माध्यमिक सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और जो प्राइमरी सेक्टर है वो इसमें हमें चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इसमें आएगा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब किस में आएगा, माध्यमिक क्षेत्र में आएगा। अब सर्विस सेक्टर में, इस सेक्टर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से सेक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको इसमें शामिल किया। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी आती हैं, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, इसमें आती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, लीगल कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, बिजनेस सर्विस है कोई भी देनी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या अदर कोई भी सर्विस है, अगर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे CA के द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, किसी भी एजेंसी द्वारा किसी को भी गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सर्विस सेक्टर में आती हैं। ये तीनों सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये माध्यमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ें हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं, ये तृतीय सेक्टर में आती हैं और ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो अब मैंने आपको बताया था GDP के बारे में पढ़ा था हमने, SDP के बारे में पढ़ा था और स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। अब GDP होता है
जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, पूरे स्टेट, अगर स्टेट की निकालनी है तो हमें एसडीपी जिसको बोलेंगे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन अगर हमें इंडिया की निकालनी है तो जिसके हम बोलेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसके बोलेंगे ग्रोस डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद, और इसको जो जारी करता है जीडीपी को करता है आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग, जो हरियाणा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीडीपी का जो अनुमान है जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये स्टेट का होगा। अगर खाली जीडीपी लिखा हो तो वो पूरा इंडिया का होगा। तो जीएसडीपी का जो अनुमान है वो आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग तैयार करता है। और 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर, ये दिया गया है, वर्तमान मूल्यों पर राज्य की जीएसडीपी रुपये 2021-22 में दर्ज 17.4% की वृद्धि की तुलना में 2022-23 में 14.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए कितना हो गया 9 करोड़ 94 लाख, करोड़ तो बाद में दिया हुआ है, 9,94,154 करोड़ रुपए हो गया है, 9,94,154.08 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये इस हिसाब से देखा जाए 2021-22 में कितनी थी वृद्धि, 17.4% की वृद्धि थी, लेकिन उसकी तुलना में अब 14.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसकी हिसाब से तो ये क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। 2021-22 में कितनी थी दर्ज, 17.4% की वृद्धि, और 2022-23 में 14.2% की वृद्धि। अब हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 2021-22 में ये एट कांस्टेंट प्राइस पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये करंट प्राइस पे है, ये एट कांस्टेंट प्राइस पे। आपको बस ये नीचे के दो याद रखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया, 9,94,154.08 2022-23 का है ये, और 2021-22 का ये रहेगा 8,70,664, और ये हमारे कांस्टेंट प्राइस पे हैं, एट कांस्टेंट। आपको बस ये नीचे के चार याद रखने हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, वैसे ये याद तो होंगे नहीं, आप एक बार फिर भी देख लेना। अब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था अभी, कौन जारी करता है, इसका जो अनुमान जारी करता है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं आर्थिक और सांख्यिकी मामलों का विभाग, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तैयार करता है। मैंने आपको बता दिया 2022-23 में कितना 14.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए कितना हो गया 9,94,154 करोड़ रुपए हो गया। अब पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या था, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, जो पर कैपिटा इनकम होती है उसी को हम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं। और प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अर्जित औसत आय। और प्रति व्यक्ति आय को हम कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय अगर हमें किसी भी इकोनॉमी की निकालनी है तो उस इकोनॉमी की जो जीडीपी होती है, अगर उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी प्रति व्यक्ति आय। आपको ये याद रखना है। अगर आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाए तो आपको बोलना है जो हमारा सन 1966 में गठन के समय जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 608 रुपये। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। और इसके बाद इसमें बहुत कई गुना वृद्धि हुई है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने अपनी पुस्तक में बताया था, वो बताया था दादा भाई नौरंजी ने, 20 रुपये बताया था उन्होंने, अपने अनुमान से ही दिया था। और हरियाणा सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय बताने वाले व्यक्ति कौन होंगे, दादा भाई नौरंजी। और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय में कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। आपको याद रखना है कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे है हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में। सबसे पहले अगर पूछा जाए तो गोवा की रहेगी, फिर तेलंगाना, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली। और हरियाणा कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी रहेगी, बिहार और झारखंड की रहेगी। अब 2021-22 के अनुसार पर कैपिटा रहेगी 264,835, ये आपको याद रखना है। एट करंट प्राइस पे है ये 264,835 और 296,685 22-23 का ये अग्रिम अनुमान है। और एट कंस्टेंट प्राइस पे रहेगी 172,657 और 2022-23 का अग्रिम अनुमान के अनुसार रहेगा कंस्टेंट प्राइस पर 181,961। आपको ध्यान रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर
करंट प्राइस पे पूछा जाए तो 2,64,835 2021-22 की है, क्विक एस्टिमेट है ये। 2022-23 में रहेगी 2,96,685 और फिर 2021-22 में अगर एट कंस्टेंट प्राइस पे पूछा जाए तो 1,72,657 रहेगी और 2022-23 में अगर कंस्टेंट प्राइस पे पूछा जाए तो 1,81,961 रहेगी। अब 2011-12 में अब इसमें देखा जाए तो इसमें जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 10.9% की और यहाँ पे जो वृद्धि हुई है 5.4% की वृद्धि हुई है 2022-23 में, आपको याद रखना है। इससे जो पर कैपिटा इनकम है पहले थी उसमें 10% की वृद्धि के साथ ये हुई थी 10.9% की और अब जो ये हुई 5.4% वृद्धि के साथ। अब नीचे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ GSDP ऑफ हरियाणा एंड इंडिया एट कंस्टेंट प्राइस। मैंने बताया था कितनी है हरियाणा एट कंस्टेंट प्राइस 2022-23 में देखेंगे तो ये 7 रहेगी। अगर 2021-22 में देखेंगे तो ये ज़्यादा है, जो हरियाणा की वो रहेगी 11.3। 22-23 में फिर नीचे चले जाएगी 7.1 रहेगा। GSDP में हरियाणा का जो योगदान है वो रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया पर कैपिटा इनकम, आप देख लेना फिर भी अगर आप टेबल देखना चाहिए। 2021-22 में 296,685, 181,986 ये सब क्या पर कैपिटा इनकम है। अब ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा एट इंडिया एट करंट प्राइस, ये करंट प्राइस पे ये कंपैरिजन है हरियाणा और इंडिया का, ये आप देख सकते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान भी आप देख सकते हैं, ये रहेगा। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान कितना 3.9%। अगर एक नज़र में देखें तो पर कैपिटा इनकम रहेगी 2021-22 के क्विक एस्टिमेट के अनुसार है ये 2,64,835 और भारत की रहेगी कितनी 1,50,7। फिर भी हरियाणा की सब इंडिया से भी ज़्यादा है। ये बता दिया। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में जो हरियाणा का योगदान कितना है 3.9% की, आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन में हरियाणा का स्टेटस क्या रहेगा, ये हम कल कवर करेंगे पॉपुलेशन में। और उसमें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है फिर अपलोड भी नहीं हो पाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।